नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। क्या हमारे धान गेहूं की गुणवत्ता कम हो रही है, जिससे शरीर को जो पोषण देने वाले कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे तत्व लगातार कम हो रहे हैं? हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शोध के अनुसार चावल और गेहूं में 19% से 45% के बीच गुणवत्ता में कमी आई है 1960 के मुकाबले। वैज्ञानिकों ने पाया कि सन 2000 से जो औसतन चावल में कैल्शियम 45% कम पाया जा रहा है। बंगाल में वैज्ञानिकों ने पाया है कि धान की बहुत जानी मानी जो वैरायटीज हैं, जो देश भर में उपजाई जा रही हैं, उनमें आर्सेनिक 16 गुना ज्यादा और क्रोमियम 4 गुना ज्यादा पाया जा रहा है। हालांकि गेहूं में आर्सेनिक और क्रोमियम की मात्रा 1960 के से कम पाई जा रही है। तो ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में छपा है। आपको बता दें, बंगाल के मोहनपुर में विधान चंद्र कृषि विद्यालय के प्रोफेसर विश्वपति मंडल का कहना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अनाज की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया कि कीटनाशकों का असर अनाज पर क्या पड़ेगा। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में भी वैज्ञानिकों को इसी पर चिंता है कि जो पोषक तत्वों में लगातार कमी से आबादी के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। प्रोफेसर मंडल ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को आगाह किया है कि धान और गेहूं के साथ हमारे महत्वपूर्ण अनाज को स्क्रीनिंग के बाद ही रिलीज किया जाए। आपको बता दें, देश में करीब 1600 वैरायटीज जारी की गई हैं और इनमें सिर्फ धान के 16 और गेहूं के 18 जो सैंपल्स हैं, जो वैरायटीज़ हैं, गेहूं के 16 और 18 धान के, उनको इन पर जांच हुई है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है इन पोषक तत्वों की, क्योंकि जो कैल्शियम है वो हड्डियों को मजबूत करता है, आयरन जो है हेमोग्लोबिन के लिए काम करता है, जिंक है वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है। तो अगर ये कम होंगे तो क्या हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा होगा? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, कृषि विशेषज्ञ, और साथ ही प्रोफेसर शरीफ हैं, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हैं। इन्होंने एम्स में हाल ही में एक स्टडी की गई थी कि किस तरह से जो हमारी सब्जियां हैं, दूध हैं, उसमें जो हमारा पर्यावरण है, उसमें जो प्रदूषण है वो कैसे असर करता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, पहले मैं आप ही से पूछूंगी सर कि जब से ये रिसर्च देखी है और हमारे धान और चावल और जो गेहूं हैं उनमें अगर पोषक तत्व कम होंगे तो हम अपने देशवासियों को स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए क्या परोस रहे हैं, ये वाकई में गंभीर सवाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ये नया जो रिसर्च है, क्योंकि एज ए प्लांट ब्रीडर जितने भी देश में प्लांट ब्रीडर है ये सब जानते हैं कि ये उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब भी हम क्रॉसिंग करते हैं नई उपज पैदा करने के लिए, तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी ही प्रोपोर्शन में कम हो जाते हैं। और ये तो एज ए स्टूडेंट आई थिंक हम सबको पढ़ाया गया था और हम तब से जानते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी हमने अश्योर की है भाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन देश में, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में जो गैप रहा है जिसके ऊपर इतनी चर्चा रही है, एक बात तो ये जाननी बहुत जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई तो न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण है कि जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स को लाने की बात करते हैं, तो प्रयास ये रहता है कि मिलेट्स क्योंकि न्यूट्रिशियस हैं तो हम सोचते हैं कि उससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी। लेकिन एक खतरा वहां भी है कि जब हम यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए मिलेट्स की, तो वहां पर भी उसके जो पोषक तत्व है वो कम होते जा रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं होगा जिस तरीके से हमारे यहाँ देश में प्रोग्राम चल रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के मिलेट्स के। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में वो भी गेहूं की तरह ही उसमें जो जो पोषण है वो कम हो जाएगा, और तो इससे कोई फायदा नहीं है। जिस मिलेट्स को आज हम प्रमोट कर रहे हैं शायद उसका इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में इतना नहीं रहेगा अगर इसी तरीके से रिसर्च होती रही। हैदराबाद में इक्रीसैट जो संस्था है उसने ये पाया है अपनी रिसर्च में कि जब उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है तो न्यूट्रिएंट्स कम हुए हैं। तो ये एविडेंस हमारे सामने है और मुझे लगता है कि उससे हमें संभल कर चलने की जरूरत है। सो डॉक्टर देवेंद्र जी, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया देश में कि हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी ध्यान रखने की उसकी बहुत जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि ये अभी नहीं, बहुत आपकी आवाज चली गई थी जी। क्योंकि वो इसलिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि हम ये बात को समझें
कि हमें भारत में सिर्फ फूड सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, न्यूट्रिशन को बढ़ाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो हमारा जो लेवल है या स्तर है न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन में, वो बहुत नीचे है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये जो एक अप्रोच चल रही है कि हम फोर्टिफाई करें इन खाद्यान्नों को या ऐसे फूड को, मुझे लगता है कि वो भी एक गलत रास्ता है, जबकि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास सब्जियां हैं, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, ये सब हैं, इसको हमको डाइट्स में लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप उसमें विटामिन ए भी डाल दीजिए, फिर आप उसके बाद उसमें और भी न्यूट्रिटिव तत्व डाल दीजिए और एक तरह का प्लेटिनम राइस बन जाए, मुझे लगता है कि उस अप्रोच से हमें बाहर जाना चाहिए। वो कॉर्पोरेट की सोच है, उससे हमें बाहर जाना पड़ेगा, वरना हम उसी चक्रव्यूह में अपने आप को देखेंगे कि हम उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है निधि जी कि अगर हम ये श्योर करें कि जब भी हम कंज्यूम करें आटा लें या गेहूं का जब हम उपयोग करेंगे या राइस का करें, तो ये प्रयास होना चाहिए कि 1960 के पहले की जो किस्में हैं आज भी उपलब्ध है, वो उसका हम पोषण करें, उसको हम कंज्यूम करें, ताकि उसमें वो चीजें जो आज कहा जा रहा है कि वो कम हो गई हैं, वो उसमें पाई जाती हैं। ये हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं इस बात। चलिए एक बार और आपने अब दोहरा दिया, तो जो दर्शक सुन रहे होंगे, डॉक्टर शरीफ मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्टडी की थी और एनडीटीवी इंडिया पर वो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री हमने दिखाई, जिसमें था कि कैसे पानी, दूध, सब्जियों में भारी धातु है मिले हुए हैं, हमारे शरीर में एक तरह से धातु घुस रहे हैं, दूध में पारा है, लेड है, क्रोमियम मौजूद है, और आप लोगों ने ये स्टडी की थी और पर्यावरण का जो असर है वो महत्वपूर्ण पाया गया था। लेकिन अब आप सुन रहे थे, प्रोफेसर देवेंद्र कुमार कह रहे थे कि किस तरह से भाई आप सब्जियां खा लीजिए, लेकिन सब्जियों में भी इतने घातक तत्व हैं, तो एक हम इंसान करे तो क्या करे? थैंक यू निधि जी फॉर कॉलिंग मी ऑन टू दिस डिस्कशन। ये अभी जो कमी आ रही है सब्जियों में, वो हम सप्लीमेंट्स ही एडवाइस कर सकते हैं, और ये सब्जियों में या और सीरियल्स में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो कमी आई है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सो वो कमी और कॉम्प्लिकेट हो रही है बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन वाटर, पोल्यूटेंट्स इन सॉइल, पोल्यूटेंट्स, ये ऑल दीज थिंग्स गेट इनटू द फूड चेन। और ये जब हेवी मेटल्स वगैरह होते हैं तो इनकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो और भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोराइड कंटामिनेटेड पानी पीने वालों में आयरन सप्लीमेंट देने के बाद भी एनीमिया ठीक नहीं होता है जी। हाँ सर, लेकिन अगर गेहूं और चावल में भी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, तो एक आम नागरिक जो एक गेहूं या जो रोटी खाते हैं, जो चावल पे, भात पर निर्भर हैं, उनके क्या जाएगा उनके पोषण में? हाँ, इसलिए कम जाएगा। उनको वो ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल्स कितने हैं उनके ब्लड में, और उसके मुताबिक सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा उनको। बिल्कुल डॉक्टर जी, देवेंद्र जी, आपका क्या सुझाव है संक्षेप में सरकारों को, क्योंकि जिस तरह से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को आगाह किया है कि आप इतनी सारी वैरायटीज जारी करते हैं, सैम्पलिंग आप सिर्फ महज 20 से नीचे की करते हैं, तो इस ओर अब बहुत ध्यान देने की, फोकस करने की जरूरत है। देखिए, मेरा मानना है कि साइंटिफिक जो बॉडीज हैं वो ये बात को जानती हैं, बिकॉज दिस इज अ नोन कॉन्सेप्ट, नोन फैक्ट, और ये सब जानते हैं कि भाई जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की ड्रॉप होता है, ये तो हम जानते ही हैं। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो व्हीट एंड राइस का हम या किसी और क्रॉप्स की भी हम बात अगर करते हैं, उसका जो इनटेक है वो तो बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो और अवेलेबल रास्ते हैं हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा कि पल्सेस के माध्यम से हो या सब्जियों के माध्यम से हो, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। वो एनकरेज करना चाहिए पूरा पैकेट लोगों को अपनी सेहत के लिए ध्यान रखने के लिए। मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत की। अब जो नया सिस्टम चल पड़ा है दुनिया में वो ये है कि वो इंसेक्ट्स की कल्टीवेशन हो रही है और इंसेक्ट से हम प्रोटीन निकाल के फूड में डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो रास्ता ठीक है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स को फायदा है तो इसलिए उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत व्यापक रूप में होना शुरू हो गया है और भारत में भी आपको ऐसी चॉकलेट्स मिल जाएंगी जिसके अंदर इंसेक्ट्स का प्रोटीन अब होता है। सो इस तरीके से लाया जा रहा है ये, ताकि कंजम्पशन के पैटर्न में इसका भी एक्सेप्टेंस हो जाए लोगों में। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल
जो ऑल्टरनेटिव्स हैं और जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कंज्यूम करें, इसकी तरफ हमें बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दें कि अगर आप पैसे देके कुछ खा भी रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, क्या गुणवत्ता आपको मिल रही है, पोषण में मिल रही है, ये बहुत अहम है। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया जा रहा है समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन वाकई में अगर हमारे धान और गेहूं की गुणवत्ता कम हो रही है 1960 के मुकाबले, तो अब हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश की बात में आज की अहम खबर यह है कि कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा वाले मामले में विदेश मंत्रालय ने अहम जानकारी दी है। बताया है कि इन 8 भारतीयों से 3 दिसंबर को भारतीय राजदूत ने मुलाकात की। ये भी जानकारी दी है कि इस केस में 23 और 30 नवंबर को 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि राजदूत से मुलाकात हुई इन लोगों की, क्या मायने इसके? जी देखिए, एक अहम डेवलपमेंट इस लिहाज से है क्योंकि जब कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाता है तो जो लीगल मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है उसमें ज़्यादा मदद मिलती है। और जो 8 भारतीय हैं जिनको की फांसी की सजा सुनाई गई है उनका मोरल बूस्टिंग भी जो है वो होता है। अहम बात यह है कि जब से ये मामला निकलकर सामने आया है और जब से इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई उसके बाद से भारत सरकार जो है उसकी लगातार ये कोशिश है कि इन 8 भारतीयों को सजा से वहां पर राहत पहुंचाई जाए, उनको वहां से रिहा कराकर वापस अपने देश लाया जाए। और इसलिए विदेश मंत्रालय पहले भी बयान देकर कह चुका है कि हर तरह की लीगल मदद जो है वो भी दी जाएगी और कतर अथॉरिटीज के साथ जो बातचीत है वो भी की जाएगी। और यही अभी जब प्रधानमंत्री COP 28 के सिलसिले में कतर में थे तो उनकी कतर के आमिर के साथ जो है बात भी हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर बात हुई या नहीं हुई है ये विदेश मंत्रालय ने साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भारत लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए इन लोगों को मदद पहुंचे, तो साथ ही साथ वो राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर भी अपनी भरसक कोशिश कर रहा होगा कि ताकि 8 भारतीयों को राहत मिल सके। एक अहम बात यह है कि 18 दिसंबर को कतर का राष्ट्रीय दिवस है और उस दिन आम माफी वहां पर दी जाती है, तो क्या ये जो अपील की प्रक्रिया है तब तक पूरी होती है और अगर इसमें राहत नहीं मिलती है तो क्या 18 दिसंबर को किसी तरह से माफी की बात हो सकती है, इस बात पर भी नजर अभी बनी हुई है। बिल्कुल उमा, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं सकारात्मक पहल और उम्मीद यहाँ से खबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हो, ब्रेक के बाद बीजेपी खेमे में किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री तय होने। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो 3 राज्यों के कौन मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी में इसमें बैठकों का दौर चल रहा है। आपको बता दें किस तरह से बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। जेपी नड्डा भी मुलाकात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश शर्मा। अखिलेश, पर्यवेक्षकों की बात हो रही है, उनका भी ऐलान होना था, क्या डिटेल्स आपको मिल पा रही हैं? जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक निधि, कल पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो सकता है। उसके बाद विधायक दल की बैठक इन तीनों ही राज्यों में बुलाने का कार्यक्रम तय किया जाएगा। ये पर्यवेक्षक जो है इन बैठकों में हिस्सा लेंगे और साथ ही आपको ये बता दें कि इन्हीं बैठकों में नए मुख्यमंत्री का जो चयन है वो भी विधायक करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसको पूरा होने में लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि बीजेपी के कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि अभी मुख्यमंत्रियों के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बहुत ही शुरुआती चर्चा हो रही। तो यानी बीजेपी बहुत फूक करके कदम रख रही है। इन तीनों ही राज्यों में जिस तरह का जनादेश मिला है उसको लेकर के तमाम नेताओं के बीच में चर्चा का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच बालकनाथ जो कि अलवर से बीजेपी के सांसद थे वो आज दिल्ली आए और यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब वो तिजारा से ही विधानसभा के जो चुने गए विधायक वो बने रहेंगे। उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी यहाँ पर मुलाकात की है। इस बीच एक महत्वपूर्ण दौरा जो है हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो आज दिल्ली आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताया गया कि इसमें अयोध्या में जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है पीएम मोदी को। साथ ही ये भी हमें खबर मिली है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। खासतौर से राजभर और दारा सिंह चौहान ये उम्मीद बनाए बैठे हैं कि इनको मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। तो इस बारे में भी राजनीतिक चर्चा बताया गया कि योगी आदित्यनाथ की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी इंतजार ही करना होगा कि इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होंगे। हालांकि बैठकों का दौर जारी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस जिन 2 शूटर्स की तलाश कर रही है, सूत्रों के अनुसार वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। लॉरेंस गैंग कैसे शूटर्स को भर्ती करता है और हर वारदात के लिए कैसे अलग अलग टीम काम करती है, देखिए रिपोर्ट। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोप में इन 2 शूटरों की तलाश हो रही है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम है। एक है हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी। नितिन आर्मी में है और उसकी पोस्टिंग अलवर में है। वो 2 दिन की छुट्टी पर आया और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। अपराध की दुनिया में उसका ये पहला कदम है और पहली वारदात। उसके इस कारनामे से हर कोई हैरान है। हमारे सामने वो पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हुआ। बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। नेचर बहुत ही अच्छा था सर। ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। हमारे साथ रहा, यानी 12वीं लगा हम साथ थे। उसके बाद उसने आर्मी की तैयारी कर दी थी, हम कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। दूसरा शूटर है नागौर का रोहित राठौर। रोहित को भी इस वारदात के पहले कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि रोहित और नितिन फौजी भी इससे पहले कभी नहीं मिले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि नितिन आर्मी से छुट्टी लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने आया और एक छोटा सा अपराधी रोहित राठौर नितिन के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गया। उत्तर भारत में लॉरेंस गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसे हजारों लोग फॉलो करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हर बार बड़ी वारदात के लिए नए शूटरों की भर्ती करता है। शूटर भर्ती करने का लॉरेंस गैंग का खास तरीका है। ऐसे शूटरों की भर्ती की जाती है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, निशाना सटीक हो, नाबालिग हो या उम्र कम हो, गैंग से प्रभावित हो और गैंग को सोशल मीडिया पर फॉलो करता हो। लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा गोल्डी बरार एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गैंग चलाते हैं। अपने खास गुर्गों से ये सिग्नल या दूसरे एप्स पर बात करते हैं। फिर ये गुर्गे अलग अलग राज्यों और शहरों में अपने रिक्रूटर से बात करते हैं। रिक्रूटर शूटरों की भर्ती करते हैं। शूटरों को कार और हथियार मुहैया कराने के लिए अलग टीम होती है। वारदात के बाद कहां छिपना है ये पहले से तय होता है। वारदात के लिए रेकी करने वाले अलग होते हैं और एक लीगल टीम भी होती है जो मुश्किल वक्त में कानूनी मदद मुहैया कराती है। खास बात यह है कि एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं। यहां तक कि शूटरों को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता। सब कुछ हैंडलर तय करते हैं। ये हैंडलर या तो विदेश में है या जेल में, इसलिए उन पर कोई आंच नहीं आती। फंसते वो लोग हैं जो इनके लिए ग्राउंड पर काम करते हैं और ये काम किया जाता है पैसे के लिए, शौक के लिए या फिर अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए। क्योंकि अपराध की दुनिया में एंट्री करने वाला हर शख्स या तो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ना चाहता है। नई दिल्ली से कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई से खबर है, नवाब मलिक को लेकर फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार को पत्र है। नवाब मलिक को सत्ता पक्ष में शामिल करने पर आपत्ति उन्होंने जताई है। और आइए सीधे बात करने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी रौनक कुकड़े से। रौनक, तो ये क्या पूरा मामला है, जरा बताइए इसके बारे में विस्तार से। जी देखिए निधि, मुख्य तौर पर आपको बता दें कि नवाब मलिक, जिन पर अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था और फिलहाल वो बेल पर बाहर है।
बेल पर बाहर होने के बाद पहली बार अब जब नागपुर में विधानसभा का सत्र हो रहा है तो उस सत्र के पहले दिन शामिल होने के लिए नवाब मलिक नागपुर पहुंचे। और नागपुर पहुंचने के बाद जब वो विधानसभा के अंदर गए तो जिस जगह पर अजीत पवार का खेमा जो सरकार में शामिल है वो जहां पर बैठते हैं उन्हीं के पास सत्ताधारी बेंच पर जाकर जो है वो नवाब मलिक बैठे और उसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने खुला पत्र लिखकर अजीत पवार से कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि नवाब मलिक को, जिन पर इस तरह के संगीन आरोप है, और मैं आपको बता दूं निधि कि जिस तरह के नवाब मलिक पर आरोप थे वो खुद देवेंद्र फडणवीस ने, जब वो नेता विपक्ष थे तब खुद उन्होंने लगाए थे। लिहाजा आज जब वे सत्ताधारी पार्टी में जाकर बैठे तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर ही सवाल उठने लगे और इसीलिए आज एक खुला पत्र देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अजीत पवार को लिखा गया जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई है कि जिस व्यक्ति पर इस तरह के गंभीर आरोप है, अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के आरोप है, जब तक उन पर ये आरोप वो इससे उनको ये आरोप उन पर से नहीं हटते तब तक उन्हें सत्ताधारी पार्टी में शामिल करने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि फिलहाल अजीत पवार का पक्ष इस पर सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर महायुति में नवाब मलिक को लेकर दरारें जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल रौनक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता रहे थे किस तरह से नवाब मलिक के शामिल होने को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने हैं और यही एक यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चिंता का सबब बना हुआ है। और इसी के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।